हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे द्वारा प्रारंभ की गई इस पहल को एक सार्थक रूप दे रहे हैं। और कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स अभी भी अपनी इन ऑनलाइन क्लासेज को मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ क्लासेज अटेंड कीजिए, ताकि आपका जो पूर्व ज्ञान है वो बना रहे। हमारा भी यही प्रयास होता है कि हम वीडियोज़ के माध्यम से टॉपिक को जितना इजी वे में, जितना सरल तरीके से बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि जिस भी टॉपिक को हम तैयार कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट ना हो। देखिए, आप और हम ये भली भांति जानते हैं कि इस लेवल तक की 12th लेवल तक की क्लासेस को जब तक हम जिस तरीके से हम फेस टू फेस बैठकर अध्ययन करते थे, उतनी ये इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन फिर भी अपने पूर्व ज्ञान को बनाए रखने के लिए, अपने सिलेबस से जुड़े रहने के लिए, अपने समय के सदुपयोग के लिए हमें ये क्लासेस अटेंड करनी ही होंगी, ताकि हम अपने समय का सदुपयोग कर सकें। और हम एक ऐसे शत्रु से घिरे हुए हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको जीतने का एक ही तरीका है, अपना हौसला, अपनी साहस, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। एक न एक दिन फतेह जरूर हासिल होगी। जीत मानवता की ही होगी। अब तक जो क्षति हो चुकी है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, किंतु आज संभलकर भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। तो मैं एक बार फिर से ईश्वर से आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक है अपना करण कारक। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने कर्ता कारक और कर्म कारक का अध्ययन किया, साथ ही उपपद विभक्तियों का अध्ययन किया। तो आज है अपना तीसरा कारक करण कारक, और इसका पहला सूत्र है साधकतमम करणम। सूत्र कहता है, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। साधकतमम, दो शब्द मिले हुए हैं, साधक प्लस तम प्रत्यय। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, तम प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ किया जाता है। जब किसी समूह में एक वस्तु को सर्वश्रेष्ठ या सबसे निकृष्ट दर्शाना हो, तब विशेषण शब्दों के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका तम भाग शेष रहता है। तो साधक में तम जोड़ा तो शब्द बना साधकतमम। अर्थ होगा सर्वाधिक सहायक, सिद्ध करने में सर्वाधिक सहायक। तो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो, वो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया को सिद्ध करने के लिए साधन के रूप में जिसका प्रयोग किया जाए वही करण है। और साधारण वाक्य में करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि अपना पहला सेंटेंस है, जागृति कलम से लिखती है। तो कर्ता कौन है? जागृति है। क्रिया क्या है? लिखती है। कलम क्या है? लिखने की क्रिया को सिद्ध करने का साधन स्वरूप है, और सबसे सहायक भी है। तो कलम में होगी तृतीया विभक्ति और कर्ता में प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति करोगे तो रूप बन जाएगा जागृति ही। करण में तृतीया तो कलमेन। लिखती है, लिखना के लिए मूल धातु है लिख, तो लिख धातु को लटलकार प्रथम पुरुष के एक वचन में परिवर्तित कर दीजिए, रूप बन जाएगा लिखती। कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन हो जाएगी। ठीक ऐसे ही लेखक कलम से लेख लिखता है,
तो लिखने की क्रिया का कर्ता कौन हुआ? लेखक है, तो कर्ता में होगी प्रथमा। लिखने की क्रिया में सर्वाधिक सहायक कौन हुई? कलम, तो कलम में हो जाएगी तृतीया विभक्ति। लिखने की क्रिया से कर्ता को सर्वाधिक प्रिय लेख, तो जो सर्वाधिक प्रिय हो उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में विभक्ति होती है द्वितीया। तो सेंटेंस बन जाएगा लेखक है कलमेन लेखम लिखति। ठीक ऐसे ही महिला जल से वस्त्र धो रही है, करता है महिला, करण है जले, तो जलेन। वस्त्र इसको कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन भी किया जा सकता है और बहुवचन भी। वस्त्राणि धो रही है के लिए प्र उपसर्ग पूर्वक क्षाल धातु को लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में परिवर्तित कर दीजिए, तो सेंटेंस बन जाएगा महिला जलेन वस्त्राणि प्रक्षालयति। कर्ता प्रथम पुरुष की एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। करण में तृतीया विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति। दूसरा नियम है कर्तृकरणयोस् तृतीया। सूत्र का अर्थ है कि कर्तृवाच्य के करण में और कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब कर्तृवाच्य वह वाच्य जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, कर्ता जिस वचन और पुरुष का होता है उसके साथ क्रिया भी उसी वचन और पुरुष के प्रयोग की जाती है। ऐसा वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। इसको आप साधारण वाच्य भी कह सकते हो। जैसे बालक कलम से कविता लिखता है, सीधा सा सेंटेंस है। करता है बालक, लिखता है क्रिया है, लिखता है क्रिया का स्वतंत्र संपादक बालक हुआ। बालक में प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा क्योंकि यह करता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक है कलम, ये करण है। कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करोगे। कविता कर्म है, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा बालक है कलमेन कविताम लिखती। बालक है कलमेन कविताम लिखती। तो देखिए कर्ण में कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया विभक्ति। सूत्र कहता है कि जो कर्मवाच्य होता है और जो भाववाच्य होता है उसके कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। याद रखना, वाच्य चाहे कर्तृवाच्य हो चाहे कर्मवाच्य हो, कर्ण में सदैव तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता है उस कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो याद रखने का सिंपल तरीका है कि कर्तृवाच्य के कर्ण में और कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ये सेंटेंस था अपना, बालक कलम से कविता लिखता है। इसी सेंटेंस को अगर बनाएं तो हिंदी का सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, बालक के द्वारा कलम से कविता लिखी जाती है। बालक के द्वारा सेंटेंस कर्मवाच्य का है, कर्मवाच्य का है तो कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और साधारण वाक्यों में जो है कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। तो बालक शब्द की तृतीया में बना बालकेन, हो गई कर्ता में तृतीया विभक्ति। कलम यहाँ करण है, कलम में कौन सा कारक है? करण कारक। तो करण कारक में तृतीया विभक्ति ही होती है, चाहे वाक्य कर्तृवाच्य का हो चाहे कर्मवाच्य का हो। बालकेन कलमेन
जो कर्म होता है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कविताम का बन जाएगा कविता। क्रिया को बदलने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कर्तृवाच्य की क्रिया को जब कर्मवाच्य में चेंज करते हैं तो मूल धातु प्लस हलंत ये प्लस अति, इन तीनों को जोड़ दिया जाए। मूल धातु प्लस हलंत ये प्लस अति, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो क्रिया कर्मवाच्य की एक वचन की बन जाएगी। तो लिखी जाती है कि मूल धातु है लिख, इसमें हलंत ये जोड़ोगे अति जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा लिख्यते। सेंटेंस बन जाएगा बालकेन कलमेन कविता लिख्यते। तो कर्मवाच्य के कर्ता में और कारण में दोनों में ही कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। फिर आता है वह हंसता है। यह सेंटेंस भाववाच्य का है। इसको जब कर्तृवाच्य के रूप में परिवर्तित करते हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस बन जाएगा सह हसती। ध्यान रखना भाववाच्य जो होता है ना वो कर्महीन वाच्य होता है, कर्म रहित वाच्य होता है, इसमें कर्म नहीं होता। तो सेंटेंस बना सह हसती। अब इसी को भाववाच्य में जब चेंज करोगे तो जो कर्ता है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। तेन, और मूल धातु को बदलने का तरीका वही है जो कर्मवाच्य का है। मूल धातु में आधा ये जोड़ो, उसके बाद अति जोड़ दो तो रूप बन जाएगा हस्यते। साथ ही एक बात और बता दूं कि भाववाच्य की जो क्रिया होती है ना वो सदैव एक वचन में ही रहती है। कैसे? सपोज करो सेंटेंस होता वे हंसते हैं, तो अपना सेंटेंस बनता ते हसंती। क्या बनता? ते हसंती। वे सब हंसते हैं, तो सेंटेंस बनता ते हसंती। और जब इसको भाववाच्य के रूप में परिवर्तित करते हैं तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती तही, क्योंकि ते प्रथम पुरुष के बहुवचन का कर्ता है। तो भाववाच्य में जब परिवर्तित करोगे तो कर्ता में तृतीया विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा तही हस्यते। तो भाववाच्य की जो क्रिया होती है ना वो हमेशा एक वचन में ही रहती है। तो सार रूप में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कर्तृवाच्य का जो करण होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। साथ ही करण के अलावा कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखना सेंटेंस चाहे कर्तृवाच्य का हो चाहे कर्मवाच्य का हो, करण में तो सदैव तृतीया विभक्ति का प्रयोग ही होगा। तो अब तक पढ़े गए इन नियमों पर अभ्यास करते हुए इनको भली भांति समझने की कोशिश करना, और जो चीज़ें समझ में नहीं आई हों, डाउट हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि आगामी वीडियो में उसका समाधान किया जा सके। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें, अपने समय का सदुपयोग करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आगे की कक्षा में इसी प्रकरण में अगले नियमों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।